नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। इससे पूर्व जैसे अपन ने चर्चा करी थी कला की परिभाषा, कला का अर्थ, कला की परिभाषा, कला की जो। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि ललित कला के बारे में कि ललित कलाएं क्या है। हालांकि कला का ही ये पार्ट है, इसको नया नाम दिया गया है, लेकिन ललित कलाओं के बारे में, ललित कला की परिभाषा। ललित कला अथवा फाइन आर्ट शब्द का प्रचलन सबसे पहले 16वीं शताब्दी में इटली में हुआ, फ्रांस में, जहाँ इसे 17वीं शताब्दी में अपनाया गया, बिक्स आर्ट्स कहा गया। वस्तुतः उन सभी कलाओं की गणना ललित कला के अंतर्गत की जानी चाहिए जिनमें सौंदर्य की उपस्थिति होती है। ललित कलाओं में प्रमुखतः चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला और काव्य आदि कलाओं की गिनती की जाती है। चित्र, मूर्ति और वास्तुकला आदि दृश्य कलाएँ हैं और संगीत तथा काव्य की गणना श्रव्य कलाओं के अंतर्गत की जाती है। दृश्य कलाओं का आधार दृष्टि है, जबकि श्रव्य कलाओं को ध्वनि के आधार पर मान्यता प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय मान्यताओं में कला के लिए शिल्प और कलाकार के लिए शिल्पी शब्द का ही अधिक प्रयोग होता था। प्राचीन ग्रीक और रोमन भाषा का आर्ट शब्द भी केवल शिल्प के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके बाद 18वीं शताब्दी में सौंदर्य शास्त्रियों ने शिल्प और कला का विभाजन उपयोगी कला एवं ललित कला के रूप में किया और 19वीं शताब्दी के आते थे कला शब्द में छिपा हुआ सौंदर्य बोध इतना प्रबल हो उठा कि अपने पुराने विशेषण ललित या फाइन को हटा देने पर वह अपने अपेक्षित अर्थ को पूर्ण रूप से ध्वनित करने लगी और सामान्य व्यवहार में ललित कला के लिए केवल मात्र कला शब्द का ही प्रयोग किया जाने लगा। अब कहते हैं जैसे ललित कला की क्या प्रकृति है, किसका नेचर क्या है। ललित कलाओं का संबंध मनुष्य के सांस्कृतिक विकास, भावों की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति व लोकोत्तर जीवन से हैं। ललित कलाएं हमारी मानसिक आवश्यकताओं की संपूर्ति करती है। ललित कलाएं मनुष्य के जीवन को आत्मिक आनंद व सुख से भर देती है। ललित कलाएं मनुष्य को ऐसी स्थिति से मिलाती है जिसे परम सत्य या परमानंद की स्थिति कहा जा सकता है। ललित कलाएं आनंद की निधि व परलौकिक सौंदर्य की संवाग है जो लोकोत्तर जीवन को संवारती है। ललित कलाएं कल्पना के सहयोग के रूप का सृजन करती है। सृजन ही इन कलाओं का सार है। ललित कलाओं के द्वारा मनुष्य शांति व सुख का अनुभव करता है। उसकी सहायता से हम अपने जीवन को सजाते, संवारते और कलामय बनाते हैं। ललित कलाओं के साथ सौंदर्य आवश्यक रूप से जुड़ा हुआ है। किसी अच्छी कलाकृति को देखते ही मनुष्य स्वतः ही भाव विभोर हो उठता है और उस कलाकृति के रसास्वादन में लीन हो जाता है। यह परमानंद की चरम स्थिति होती है जहाँ मनुष्य अपने स्वयं को भूलकर केवल आनंदानुभूति में डूब जाता है। भारतीय आचार्यों ने कला के जिस उच्च स्वरूप की परिकल्पना की वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे लियते परमानंदे ये आत्मा सा पराकला। इस चिंतन में यह स्पष्ट किया गया है कि जो कला परम आनंद प्राप्त करती है, प्रदान करती है, वही सच्ची व श्रेष्ठ कला है और ऐसी कला ही कल्याणकारी भी होती है। कला के रसास्वादन से मनुष्य की चेतना का गुणात्मक विकास होता है। कला मानवता के स्वरूप को ही बदल देती है। वह मनुष्य की नई प्रतिभा गढ़ देती है। इसलिए शिक्षा में भी कला का स्थान अनिवार्य रूप से मान लिया गया है और बाल्यकाल से ही कला की शिक्षा दी जाती है। अतः कला का मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और मानव जीवन के लिए वह निश्चित रूप से कल्याणकारी भी है। इसमें डॉक्टर विमल कुमार कहते हैं कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि कला ही आधुनिक युग में सांस्कृतिक स्वर्णोदय को ला सकती है और आधुनिक युग के बिगड़े हुए आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है, क्योंकि कला में एक नैसर्गिक मांगलिक शक्ति रहती है। इसी क्रम में जैसे इसमें आगे पश्चिम के विद्वान प्लेटो
प्लेटो ने कहा है कि ललित कलाएं मानव को शिक्षित व सुसंस्कृत बनाती है। और सुकरात के अनुसार ललित कलाओं को परमार्थ शास्त्र के रूप में देखा जाना चाहिए। यह मानवीय क्रियाओं व विचारों का पोषण करती है, संवर्धन करती है। इनसे भावों का संशोधन, चिंतन की गहनता और चित्र निर्माण होता है। दृढ़ विश्वास और कल्पनाशीलता का विकास होता है। इस प्रकार ललित कलाएं मानव को परिपूर्णता प्रदान करती है। पाश्चात्य तथा आधुनिक भारतीय विचारकों ने मोटे तौर पर समस्त कलाओं को दो प्रमुख विभाजन किए हैं, जिन्हें बाद में सर्वत्र रूप से स्वीकार किया गया है। वे इस प्रकार है: उपयोगी कला और ललित कला। उपयोगी कला के अंतर्गत उन सभी शिल्प कलाओं में यथा सिलाई, बुनाई, काष्ठ कला, रंगाई, छपाई, बढ़ईगिरी आदि की गणना की गई, जिनके द्वारा हमारे दैनंदिन जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इनमें कौशल और उपयोगिता की प्रमुखता होती है। सामान्यतः उपयोगी कला का उपयोग हम मूल्य चुकाकर करते हैं, अतः इसमें चुकाए गए मूल्य की उपयोगिता का गुण भी मौजूद होना चाहिए। उपयोगी कलाकृति में शिल्प कुशलता का होना भी जरूरी है। वह सुंदर और दर्शनीय होनी चाहिए ताकि उपभोक्ता उसकी ओर आकर्षित हो सके। तो ये था, जैसे अब मैंने बताया आपको ललित कला के बारे में। ललित कला क्या है और उपयोगी कला क्या है, या ललित कला, उसके बाद में से उपयोगी कला को भी इसको अलग किया गया है। दोनों में जो डिफरेंस है, अब इसके अंदर क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, ये हम इसके अगले वाले भाग में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।